जागृति मैथ्स का बनाएंगी। बेसिकली जो प्रोटोकॉल है, यानी कि जो आपका पढ़ने का जो तरीका या मतलब मेथड, उसके बारे में बता दूं थोड़ा सा कि आप दोनों का ही अभी तक का बैकग्राउंड, भले ही आपने एक ने 10th पास किया हो, एक ने 12th पास किया हो, जो बैकग्राउंड रहा है वो अब तक प्योरली एकेडमिक बैकग्राउंड रहा है। एज इन कि आप लोगों ने स्कूल की पढ़ाई की है, मतलब स्कूल में जैसे साइंस पढ़ाई जाती है, मैथ्स पढ़ाई जाती है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी, आपने स्कूल लेवल पे पढ़ा है। और स्कूल लेवल या एकेडमिक लेवल या बोर्ड लेवल, उसका और कंपटीशन लेवल का आपस में रिलेशन तो है, बट बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग रिलेशन है कि जो अप्रोच होती है पढ़ने की सब्जेक्ट्स को, तो अगर किसी बच्चे को बोर्ड में अच्छी परसेंटेज स्कोर करनी है तो उसका एक अलग प्रोसीजर होता है, अलग मेथड है। और अगर किसी बच्चे को कंपटीशन में अच्छा करना है तो उसकी एक अलग अप्रोच है, उसका एक अलग मेथड है। तो देयर इज मेथड हाउ टू प्रिपेयर फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम मोर एफिशिएंटली, कि मतलब अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से कंपटीशन की प्रिपरेशन करनी है तो उसके कुछ बेसिक पोस्टुलेट्स हैं। और वो बेसिक पोस्टुलेट्स क्या है? सबसे पहला, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे चैलेंजिंग चीज होती है, जो बच्चे प्योरली एकेडमिक बैकग्राउंड से आते हैं, मतलब एज इन की मतलब जिन्होंने सिर्फ स्कूल की पढ़ाई की होती है, स्कूल में या बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम एम्फेसिस रहता है याद करने पे, कि मतलब आप चीजों को याद कर लें, लर्न कर लें, मेमोराइज कर लें, रिहर्स कर लें। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो पूरा मेन एम रहता है, जो एजेंसीज एग्जाम कराती हैं, या मतलब फॉर एग्जांपल आईआईटीज या मेडिकल कॉलेजेस, वो सब ये देखते हैं कि बच्चे के पास जो भी नॉलेज है, तो बच्चा उस नॉलेज को कितना इफेक्टिवली अप्लाई कर पा रहा है। हाउ इफेक्टिवली यू आर एबल टू अप्लाई your knowledge of physics, chemistry, maths and biology in solving numerical questions. Remember, भले ही फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायोलॉजी में ऑफ कोर्स थियोरेटिकल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, नीट में भी, क्योंकि वहां पे न्यूमेरिकल जैसा कुछ नहीं हो सकता। वहां पे फिर से मेमोराइजिंग का ही काम बहुत ज्यादा होता है। बट एटलीस्ट इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑल्सो, जो मेडिकल वाली चीज है, उसमें न्यूमेरिकल पे ही आपको मेन फोकस रखना पड़ता है। अब जब बात आती है न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए जो आपका बेसिक अप्रोच है, बेसिक अप्रोच टुवर्ड्स सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम, दैट शुड बिकम ऑफ द नेचर कि आप हर क्वेश्चन को बिल्कुल खुले दिमाग से देखें, और आपको ये होना चाहिए कि भाई मुझे सिर्फ चीजें लर्न करके अब मेरा काम नहीं चलेगा, आई विल हैव टू अप्लाई माई नॉलेज। तो आई विल टेल यू स्टेप बाय स्टेप। ये अभी पहले जो 9E489593, आप अपना नाम बता सकते हो बेटा? आपने अभी अभी ज्वाइन किया है। डू यू हैव एन ऑडियो फैसिलिटी, माइक फैसिलिटी विद यू? 9E489593। हाँ जी, प्रेम सर, राजू सर, कोई हैं? जी सर। हाँ, तो आप एक काम कीजिए। इनका क्या नाम जो ये अभी ज्वाइन किए हैं? सर वो करवा, सौरभ चौधरी है, इसको अभी वो माइक करने में दिक्कत आ रही है, वो करवा रहा हूँ सर, 1 मिनट लगे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। सौरभ चौधरी, ये कौन से बैच से हैं? ये 11th में है, इंजीनियर पीसीएम। ठीक है, सौरभ चौधरी। ठीक है, तो सौरभ, आपको मेरी आवाज आ रही होगी, मेघना और जागृति ने पहले से ज्वाइन कर रखा है। तो हमने अभी तक सिर्फ ये बताया इन लोगों को कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जो हमें फोकस रखना पड़ेगा, वो बजाय सिर्फ चीजों को
लर्न करने के या मेमोराइज करने की बजाय हमें न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटीज को डेवलप करना है। तो हमारी जो पढ़ाई का जो फॉर्मेट है वो रूट लर्निंग और मेमोराइजिंग वर्सेस एप्लीकेशन बेस्ड और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। बेसिक जो डिफरेंस है वो है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने, अब तक आपने न्यूमेरिकल्स पे उतना ज्यादा एम्फेसिस नहीं रखा होगा फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। ये जो था ये किस में चलता था? एकेडमिक में। दिस वाज फॉर एकेडमिक्स। और आगे भी चलेगा, जिन बच्चों को 11th 12th करनी है एकेडमिक में यही ज्यादा मेन फोकस रहेगा कि आप चीजों को याद कर ले, मेमोराइज कर ले, रिहर्स कर ले। और यहाँ पर जो हमारा कंपटीशन प्रिपरेशन है उसके लिए हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा इस चीज पे, एप्लीकेशन और अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट, ये कंपटीशन प्रिपरेशन के लिए। तो जैसा कि मैं इन दोनों को बता रहा था, जागृति और मेघना को, अब सौरभ ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। आई होप सौरभ को हमारी आवाज सुनाई दे रही है, समझ में आ रहा है जो हम बोल रहे हैं। तो व्हाट आई एम सेइंग इज यू पीपल हैव टू मेक 9 registers in total, 9 registers, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन टोटल 9 रजिस्टर्स आपको बनाने हैं। ये सारे जो रजिस्टर्स हैं वो किस क्वालिटी के होने चाहिए? दे शुड बी गुड क्वालिटी व्हाइट पेज, good quality white page. You don't need to cut the corners. Sir, sorry, sir. ये आवाज सौरभ चौधरी की थी, जिसमें इंटरनेट कनेक्शन की वजह से थोड़ा सा इशू हो गया। यस यस। तो लेकिन अब इनसे कुछ कहना चाह रहे हैं, मतलब कुछ बताना चाह रहे हैं? ऐसा लग रहा है ये कुछ कहना चाह रहे हैं, मतलब ऐसा कि सौरभ आपको आवाज आ रही है? आ तो रही है, जान इनके पास से हमारे पास आने थोड़ी दिक्कत है। एनीवे, या कहीं ऐसा तो नहीं है हमारी आवाज भी नहीं जा रही, हमारा भी समझ में ना आ रहा है? तो बस वैसे फोन करके पूछ लेना कि हमारी तरफ से आ रही आवाज, आप हमारी तो जा रही है आराम से। क्या, तो वो थोड़ा सा वो इनको बोल देना कि वो कोशिश ना करें बोलने की, क्योंकि हमारे पास आवाज नहीं आ रही। वो कोई कंप्यूटर स्क्रीन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्या हमको, जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन दिख रही है उनके उसमें? चलो खैर, कोई वीडियो ऑफ भी कर सकते हो सौरभ चौधरी आप, मतलब अगर वीडियो ऑफ भी करना चाहो तो ऑफ कर लो। और जब वीडियो आ रहा है तो ऑडियो तो बहुत आराम से आना चाहिए। फिर से एक बार ट्राई करके देखो, आप क्या कहना चाह रहे थे सौरभ, अनम्यूट करके। यहाँ पे एक टैप करोगे आप अपनी स्क्रीन पे तो राइट टॉप पे वो आ जाएगा म्यूट अनम्यूट का बटन, वहां से अनम्यूट करो। जैसे वीडियो, हाँ बोलो। हेलो सर। बोलो हेलो बेटा। तो लाइक अभी आप थोड़ी देर पहले कुछ कहना चाह रहे थे?
थोड़ी देर पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे सौरभ? सर कंप्यूटर पे इस वीडियो को कैसे लाना है? कंप्यूटर पे इस वीडियो को कैसे लाना है बेटा, थोड़ी देर बाद ट्राई कर लेना। अभी किस पे मोबाइल पे कर रहे हो आप? यस सर। तो अभी हाल फिलहाल मोबाइल से काम चला लो। अगली क्लास से आपको सर पूरा एक्सप्लेन कर देंगे कि इसको कंप्यूटर पे कैसे लाना है ना, अच्छे से कर देंगे सर। ठीक है सर, ओके सर। तो सौरभ ये बताओ कि आपकी परसेंटेज कितनी रही क्लास 10th में? सर 95%। 90? चलो खैर, मतलब 90 समथिंग आई तो अच्छी परसेंटेज ही है। तो सबसे पहली बात जो आप सब लोगों को ध्यान रखनी है, भले ही जागृति आपके लिए हो इन केस ऑफ ड्रॉपर बैच, या आप दोनों के लिए हो सौरभ और मेघना, आप लोगों को ये तो पक्का करना ही करना है, 3 रजिस्टर्स बनाने हैं क्लास वर्क के, 3 रजिस्टर बनाने हैं होमवर्क के, और 3 बनाने हैं आईपीएन के। आईपीएन को अगर हम पूरा फुल फॉर्म में लिखें तो उसकी फुल फॉर्म है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोटबुक। ये उसकी फुल फॉर्म, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोटबुक। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? Why is it so important? It is a very effective tool, an effective tool for repeated revisions of syllabus. जब आप एक बार कंपटीशन की प्रिपरेशन करना शुरू करोगे तो आप सबके सामने ये चैलेंज आएगा कि भाई हम एक चैप्टर करने के बाद दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दूसरे के बाद तीसरा करते हैं, बहुत सारे चैप्टर हमारे पास इकट्ठा हो जाते हैं। इस पर्टिकुलर चीज में होता क्या है कि जिस समय हम जिस चैप्टर को पढ़ रहे होते हैं उस समय उस चैप्टर की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, उसके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाते हैं, उनके न्यूमेरिकल्स भी हम आसानी से कर पाते हैं। बट जैसे ही हम एक चैप्टर को छोड़ के दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं या तीसरे की तरफ बढ़ते हैं, चौथा, पांचवा, जैसे आगे की तरफ बढ़ेंगे तो होता क्या है, नॉर्मली पीछे वाले टॉपिक्स हमारे दिमाग से एवोपरेट होने लगते हैं धीरे धीरे, मतलब उतने फ्रेश नहीं रहते माइंड में। तो ये एक तरीका है कि अगर आपको, जब तक आप किसी चैप्टर को कॉन्स्टेंटली रिवाइज नहीं करेंगे, मल्टीपल टाइम रिवाइज नहीं करेंगे, तब तक आपकी उन चैप्टर्स पे उतनी अच्छी ग्रिप नहीं आ पाएगी, उतना अच्छा आप इफेक्टिवली उन चैप्टर्स को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे जब तक आप उसका रिवीजन ना करें। रिवीजन करने के लिए हमेशा एक जो बॉटलनेक आपकी तरफ से रहेगा, रिवीजन करने के लिए जो हमेशा एक लिमिटेशन आपकी तरफ से रहेगी, वो ये रहेगी समय की कमी, क्योंकि दिन में हमेशा 24 घंटे ही होंगे, आपको नया पढ़ना है और साथ में आपको पुराना रिवाइज भी करना है। तो पुराना रिवाइज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ टाइम जो आप अलॉट कर सकते हो या जो आप दे सकते हो वो बहुत लिमिटेड टाइम होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटबुक में आपको करना क्या है, अपनी तरफ से जो भी चैप्टर आप अपनी तरफ से कंप्लीट करते हो उस चैप्टर की 5 से 10 पेज में अपने द्वारा बनाई गई समरी, कि उसमें उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, शॉर्ट ट्रिक्स, फॉर्मूलेज, सम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, उन सब का ऐसा कलेक्शन रख सकते हो 5 से 10 पेज का, या हो सकता है कभी कभार 15 पेज का भी हो जाए, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द चैप्टर, कि जब आप उन 5, 10, 15 पेजेस को एक सरसरी निगाह से पढ़ो तो आपकी आंखों के सामने पूरा चैप्टर घूम जाए, पूरा चैप्टर एक इफेक्टिव तरीके से रिवाइज हो जाए। उसके लिए जरूरी नहीं है कि उस चैप्टर की आप पूरी थियरी पढ़ो, सारे न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करो। उन 5-10 पेजों को आपने पढ़ा आधा घंटे में और फट से पूरा चैप्टर आपके दिमाग के सामने से घूम गया, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज आ गए, शॉर्ट ट्रिक्स आ गई, न्यूमेरिकल्स आ गए, सब कुछ आ गया उसमें। और सबसे खास बात ये रहेगी
क्योंकि आपके खुद के शब्दों में लिखा हुआ है, आपने अपनी समझ से लिखा है, आपने एक चैप्टर को एब्जॉर्ब करने के बाद खुद से सोचा है कि मेरे हिसाब से मुझे लगता है ये चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है और ये मेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटबुक में होनी चाहिए। तो एज आई सेड, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटबुक ये ऐसी कॉपी रहेगी या ऐसी मोटी किताब, कॉपी कह सकते हो, जो भी कुछ कहो, जो आपके पास पूरे साल भर, या अगर आपका 2 साल का प्रोग्राम है तो पूरे 2 साल तक रहेगी, जिसको आप बार बार हर हफ्ते आप उसको रिवाइज करोगे, रिपीट करोगे, मल्टीपल टाइम करोगे, जिससे कि आपकी पूरे सिलेबस पे एक साथ ग्रिप बनी रहे। ठीक है, तो हैविंग सेड दैट, डेली लेक्चर्स का रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप घर जाओ तो लेक्चर में जो भी पढ़ाया जा रहा है यहाँ से उनको अच्छे से रिवाइज करना है घर पे जाके, हर चीज को समझ के, जो चीज समझ में नहीं आती है नेक्स्ट डे आपको क्लास में आके पूछना है, सर से डाउट्स पूछने हैं, आपस में इंटरेक्ट करना है बच्चों को, मतलब कि भाई हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखे हैं जहां पर बच्चे एक दूसरे से अपने डाउट्स डिस्कस कर रहे होते हैं। तो उन सब चीजों के बारे में और डिटेल में बाद में बताएंगे, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको ये ट्रांजिशन करके दिखाना है। यू हैव टू डू दिस ट्रांजिशन। दिस ट्रांजिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई whether you will be able to do this transition from rote learning versus सौरभ चौधरी, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है सब नोट डाउन कर लो बेटा अपनी कॉपी में, इंपॉर्टेंट चीज है कि क्लास वर्क, होमवर्क, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटबुक, तीनों के लिए 3-3 कॉपी बनानी है। टोटल कितने रजिस्टर्स होंगे? 9 रजिस्टर्स। इन टोटल यू हैव टू मेक 9 रजिस्टर्स और ऑल ऑफ देम मस्ट बी गुड क्वालिटी वाइट पेज रजिस्टर्स। इसमें किसी भी तरीके की कंजूसी नहीं करनी है। तो आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। लेट मी मूव फॉरवर्ड। और आज जो टॉपिक मैं आप लोगों का स्टार्ट करने वाला हूं वो है फिजिक्स का एक टॉपिक। फिजिक्स में पर्टिकुलरली जब आप पहला चैप्टर पढ़ोगे, मतलब यूनिट्स एंड डायमेंशन, वेक्टर्स वगैरह पढ़ने के बाद, कैलकुलस पढ़ने के बाद, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है फिजिक्स में वो होता है काइनेमेटिक्स। क्लास 11th में काइनेमेटिक्स, मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन। और बाकी कई सारे चैप्टर्स में भी, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, दोनों जगह ग्राफ्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। यू शुड हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्राफ्स। ठीक है ना? तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्राफ्स से, जो कि पर्टिकुलरली फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होगा। तो आप सब लोग अपने पास हेडिंग डाल दें, ग्राफ्स। जैसे अगर हम बात करें, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं y बराबर x। आपको पता होगा, अगर आपने कभी ग्राफ पेपर देखा हो, या मतलब सभी ने देखा ही होगा, कि एक x एक्सिस होती है और एक y एक्सिस होती है। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये दोनों एक दूसरे को ओरिजिन पे कट करते हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0। ये पॉजिटिव x एक्सिस है, 1 2 3 4 5। ये नेगेटिव x एक्सिस है, यहाँ पे -1 -2
-3 -4 -5। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 3 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -4 एंड ऑल सो ऑन एंड सो। तो हम कभी भी कोई एक ग्राफ जब बनाएंगे, अब एक नए बच्चे ने ज्वाइन किया है, उसका नाम है रुद्रांश पाठक। रुद्रांश, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है बेटा? यस सर, दे रही है। अच्छा अच्छा, कौन से स्कूल से हो बेटा रुद्रांश? सर राजीव इंटरनेशनल स्कूल। कितने अच्छा, वो आप रुद्रांश में समझ गया कि आप तो थोड़ा सा लेट हो गया बेटा आपको ज्वाइन करने में? हाँ सर, कहीं गया हुआ था सर, टाइम बाद में पता चला, आने में देर हो गई थी। कोई बात तो बेटा और कुछ नहीं बताया मैंने, सिर्फ ये इससे पहले थोड़ा सा मैं जनरल टॉक कर रहा था बच्चों के साथ कि आपको रजिस्टर्स कैसे बनाने, क्लास वर्क, होमवर्क और इम्पोर्टेंट पॉइंट नोटबुक, वो चीज हम आपको अलग से प्रेम सर बता देंगे। ओके सर। ग्राफ सबसे पहला टॉपिक है जो आज की क्लास में हमने स्टार्ट किया। ठीक है, कोई चीज समझ में ना आए तो तुरंत अनम्यूट करके आप पूछ लेना, उस चीज को फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, म्यूट कर लो। तो सबसे पहली बात, अगर मैं y बराबर x लिखता हूं, या फॉर दैट मैटर मैं लिखता हूं y बराबर x स्क्वायर, या y बराबर 1/x, या y बराबर 2x, तो कहीं ना कहीं थ्रू ऑल दीज इक्वेशंस, whether y is equal to x square, y बराबर 2x, या y बराबर x upon 2, या y बराबर -x, या y बराबर 1/x, या y बराबर square root of x, तो somehow y is dependent on x, and all of these, इस सब फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं? y बराबर fx पे, y बराबर fx, कि भाई y x पे डिपेंडेंट है, तो x क्या कहलाता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र है। हमको स्वतंत्रता मिली थी 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त आने वाली है, कितने दिन रह गए? 11 15 26 दिन रह गए 15 अगस्त आने में। क्या पता 15 अगस्त तक हमको कोरोना से स्वतंत्रता मिल जाए, लेकिन अभी हम कोरोना से स्वतंत्र नहीं। लेकिन ये x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y इस पे डिपेंडेंट है। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x पूरी दोनों लाइन पे जा सकता है, लेकिन y क्या है? डिपेंड कर रहा है x पे। x का स्क्वायर, x का दोगुना, x का आधा, x का नेगेटिव, x का रेसिप्रोकल, x का स्क्वायर रूट, तो y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल। तो किसी भी ग्राफ में जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, this is called independent axis, vertical axis is called dependent. So this is horizontal axis and x is independent variable, this is vertical axis, and y is dependent variable, independent and dependent. करें पहले नोट डाउन इस चीज को यहाँ तक। तो अगर हम बात करें y बराबर x और मैं कहूँ मुझे इसका ग्राफ बनाना है y बराबर x का, तो हम क्या करेंगे? टेबल बनाएंगे x वर्सेस y की, और इसमें x और y की वैल्यूज रखेंगे। x की वैल्यूज मान लो मैंने रख दी -3 -2 -1 0 1 2 3। तो अगर y x के बराबर है तो जो x की वैल्यू होगी वही y की वैल्यू हो जाएगी।
तो y बराबर क्या आ जाएगा, -3 -2 -1 0 1 2 3। अब किसी भी चीज का ग्राफ अगर आपको ड्रॉ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑल यू नीड टू डू इज कि आपको इनको सबको एक पॉइंट्स मानना पड़ेगा। ये पॉइंट्स क्या है, इसका x कोऑर्डिनेट -3 है, y कोऑर्डिनेट। आपको अगर कोई भी पॉइंट दिया जाए इस कोऑर्डिनेट डायग्राम में कहीं भी, यहाँ दे दें, यहाँ दे दें, यहाँ दे दें, और आपसे पूछा जाए कि x कोऑर्डिनेट क्या है और y कोऑर्डिनेट क्या है, तो कैसे निकालते हैं x और y कोऑर्डिनेट। हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं x एक्सिस पे, परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं y एक्सिस पे। तो जहां पे ये इसको मीट करता है उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस इज कॉल्ड x कोऑर्डिनेट, और जहां पे y एक्सिस को ये मीट करता है उस फुट ऑफ परपेंडिकुलर की ओरिजिन से डिस्टेंस इज नोन एज y कोऑर्डिनेट। ये बात सब बच्चों को पता है, एवरीबॉडी नोज दैट, कि किसी भी पॉइंट के लिए टू डायमेंशनल प्लेन में उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है और y कोऑर्डिनेट क्या है कैसे निकाला जाता है। उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं x एक्सिस पे, जहां पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिलता है उसकी ओरिजिन से दूरी को कहते हैं x कोऑर्डिनेट। परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं y एक्सिस पे, उस फुट ऑफ परपेंडिकुलर की ओरिजिन से डिस्टेंस को कहते हैं y कोऑर्डिनेट। तो दिस इज कॉल्ड x कोऑर्डिनेट, दिस इज कॉल्ड y कोऑर्डिनेट। तो अब ये x और y कभी भी कोई ऐसे लिखता है, इफ समवन राइट्स in the form a comma b, so this is also known as ordered set of pair, ordered set of pair। पेयर तो है ही क्योंकि दो लोग हैं। ऑर्डर्ड क्यों है, क्योंकि इसमें पहली चीज x कोऑर्डिनेट बता रही है, दूसरी चीज y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम होता है एब्सिसा और y कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम होता है ऑर्डिनेट। तो बच्चे लिख लें इस चीज को, x कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है एब्सिसा, y कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है ऑर्डिनेट। और इस चीज को जब हम दोनों चीजों को एक साथ लिखते हैं तो ये क्या कहलाता है, ऑर्डर्ड सेट ऑफ पेयर। तो मुझे अगर ग्राफ बनाना है y बराबर x का, इफ आई वांट टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x, तो ऑल आई नीड टू डू इज, मैं x की वैल्यूज जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यूज हम कुछ भी रख सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि उसके कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन y x पे डिपेंडेंट है तो हमने x की कुछ वैल्यूज रख दी, -3 -2 -1 0 1 2 3। y x से कनेक्टेड था, कितना था y, जितना x था उतना ही y था, तो यही सारी वैल्यू सेम आ गई y बराबर x। तो इनके वजह से हमें जो पेयर मिले हैं उन सारे पेयर्स को हम डिनोट करेंगे हमारे टू डायमेंशनल प्लेन में। इस टू डायमेंशनल प्लेन को और किस किस नाम से बुलाया जाता है, इसको टू डायमेंशनल प्लेन भी कहते हैं। दिस इज नोन थ्रू डिफरेंट नेम्स, और अलग अलग नाम क्या है इसके मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। दिस इज कॉल्ड टू डायमेंशनल प्लेन, दिस इज आल्सो नोन एज XY प्लेन। कभी कभी इसको इसलिए भी कह देते हैं यहाँ x है, यहाँ का ओरिजिन वो है और यहाँ y। दिस इज आल्सो नोन एज XY प्लेन। दिस इज आल्सो नोन एज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और क्योंकि रेक्टेंगल जैसा लग रहा है इसलिए दिस इज आल्सो नोन एज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये अलग अलग नाम है XY प्लेन, आपको सब पता होने चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी नाम से इसको पुकारा जा सकता है, टू डायमेंशनल प्लेन, XY प्लेन या XY प्लेन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और इन प्लेन में किसी भी पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इन द फॉर्म a, b, where a is abscissa, b is ordinate।
This is also known as ordered set of pair. Clear है? अब जब हमें एक बार ये पता लग गया कि y इक्वल टू x का हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं, उसके लिए हमने पहले टेबल बनाई और टेबल से हमें ये पता लगा कि इस पे जो पॉइंट्स हैं अलग अलग, वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट आ रहा है -3, -3, एक पॉइंट आ रहा है -2, -2, एक पॉइंट आ रहा है -1, -1, एक पॉइंट आ रहा है 0, 0, एक पॉइंट आ रहा है 1, 1, एक पॉइंट आ रहा है 2, 2, एक पॉइंट आ रहा है 3, 3। तो इन सारे पॉइंट्स को पहले हम रिप्रेजेंट करेंगे। 0, 0 कहाँ पर है? यहाँ पर। 1, 1 कहाँ है? यहाँ। 2, 2 कहाँ है? यहाँ। 3, 3 कहाँ आएगा? समवेयर हियर। -1, -1 यहाँ पे। -2, -2 यहाँ पे। -3, -3 यहाँ पे। रुद्रांश, आपको समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है? यस सर। बाकी मेघना, आपको समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। जागृति? यस सर। ठीक है। तो अब इन सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे और हमारे पास ये जो ग्राफ आया, ये आ रहा है एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इट्स अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x। ये यहाँ पे एंगल कितना बना रही है? 45 डिग्री। वो हमें कैसे पता लगा कि भाई यहाँ पे अगर ये लेंथ 1 है, ये लेंथ भी 1 है, tan थीटा इज इक्वल टू 1/1, tan थीटा इज इक्वल टू 1/1, 1, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो y इज इक्वल टू x का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री with positive direction of x axis। समझ में आ रहा है सबको? चलो, एक और इंपॉर्टेंट चीज ग्राफ से रिलेटेड जो आपको बतानी है वो ये है कि अगर मैं आपके सामने कोई एक रैंडम ग्राफ ऐसे बना दूं, ये मान लो कोई एक ग्राफ है, ठीक है, y इक्वल टू fx का। हमें नहीं पता कि कौन सा ग्राफ है, ये सिर्फ इतना पता है कि किसी का ग्राफ है। तो अब हम दो टर्म्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। उन टर्म्स का नाम है, एक टर्म का नाम है डोमेन और एक टर्म का नाम है रेंज। डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन का मतलब क्या होता है? किसी भी फंक्शन के ग्राफ के लिए डोमेन का मतलब होता है कि उस फंक्शन पे के ग्राफ पे x कोऑर्डिनेट या x वैल्यूज कहां से कहां तक जा रही हैं। फॉर एग्जांपल, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ये होगा, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ये होगा, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ये होगा, इस पॉइंट का ये होगा। तो इस पूरे ग्राफ पे जब हम ट्रेवल करेंगे तो x वैल्यूज यहां से लेके यहां तक जाएंगे, क्योंकि ये सब क्या है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स हैं फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। तो ये जो x वैल्यूज का कलेक्शन है ये कहलाता है डोमेन। दिस इज कॉल्ड डोमेन। किसी भी फंक्शन के लिए दिस इज कॉल्ड डोमेन। और उसी ग्राफ पे अगर हर पॉइंट का आप y कोऑर्डिनेट निकालो, तो y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उस ग्राफ के हर पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा y एक्सिस पे। परपेंडिकुलर, 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 और फुट ऑफ परपेंडिकुलर को कलेक्ट करने के बाद जो पूरा इंटरवल आएगा, उस इंटरवल को हम कहते हैं रेंज।
बिल्कुल सिंपल शब्दों में बात करें कि डोमेन का मतलब क्या होता है? डोमेन का मतलब होता है वैल्यूज ऑफ एक्स, वैल्यूज ऑफ एक्स, उसको कहते हैं डोमेन। और रेंज का मतलब क्या होता है? वैल्यूज ऑफ वाई। किसी भी ग्राफ पे एक्स वैल्यूज कहां से कहां तक जा रही है, उस कलेक्शन को कहते हैं डोमेन। किसी भी ग्राफ पे वाई वैल्यूज कहां से कहां तक जा रही है, उस कलेक्शन को कहते हैं रेंज। किसी भी ग्राफ के लिए, फॉर एनी ग्राफ, वहां से परपेंडिकुलर, हर पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, कहां पे? एक्स एक्सिस पे। सारे फुट ऑफ परपेंडिकुलर कलेक्ट कर लो, उनको कहेंगे डोमेन। वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो, उन सब के कलेक्शन को कहेंगे रेंज। रिवाइज करो थोड़ा सा, इसको समझ लो अच्छे से, पढ़ लो फिर से क्या क्या लिखा है अभी तक। किसी को कुछ भी पूछना हो अभी तक जो पढ़ाया है उसमें से कुछ समझ में ना आ रहा हो तो मैं रिपीट कर सकता हूँ, फिर उसके बाद सब समझ में आ रहा है कि डोमेन का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब क्या होता है। बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे मैं रोक के मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, और उस चीज का नाम है रियल नंबर लाइन। हम लोग थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं समथिंग कॉल्ड रियल नंबर लाइन। क्या होती है रियल नंबर लाइन, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, और इंटरवल्स के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि जब डोमेन रेंज लिखने को आओगी तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरवल का मतलब क्या होता है, ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल क्या होता है। यहाँ तक पक्का समझ में आ रहा है सबको? मेघना, रुद्रांश, सौरभ एंड जागृति। Yes, sir. वेरी नाइस, ठीक है बेटा। तो देखो, आप सब लोगों ने बचपन से, आई डोंट नो कि ग्राफ या मतलब एक्स एक्सिस आप लोगों ने सबसे पहली बार कौन सी क्लास में पढ़ी थी, लेकिन आप बचपन से देखते आ रहे हो एक्स एक्सिस को। ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में बीचों बीच में कौन होता है? ओरिजिन, जीरो। यहाँ पे क्या होता है? प्लस का इनफाइनाइट। यहाँ पे क्या होता है? माइनस का इनफाइनाइट। तो एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आपसे, रुद्रांश आप बताओ कि जीरो जो है, जीरो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? या कुछ भी नहीं होता है? सर ये जीरो बीच में होता है सर, तो सर कोई भी नहीं है? यस सर। हाँ, जीरो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है? सर दोनों ही नहीं होता है सर, न्यूट्रल हाँ, होता है। न्यूट्रल होता है। और क्या कह सकते हैं, जीरो जो होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच की बाउंड्री होता है। मतलब वो एक तरीके से सेपरेट करता है पॉजिटिव रियल नंबर्स को और नेगेटिव रियल नंबर्स को। बीचों बीच में जीरो है, इस तरफ सारे नंबर्स कैसे हैं? पॉजिटिव, इस तरफ कैसे हैं? नेगेटिव। ये जीरो बीचों बीच में है, जीरो नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो कुछ भी नहीं होता, ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। जीरो इज द बाउंड्री बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आप सब लोग इस समय न्यूज में देख रहे होंगे बहुत ज्यादा
कि चाइना से हमारी लड़ाई थोड़ी बहुत चल रही है या होने वाली है या तैयारी हो रही है उसके जो भी कुछ है, तो आप लोग एक टर्म सुनते होंगे LAC, और पाकिस्तान के पास जो हमारे बाउंड्री उसको कहते हैं LOC। दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल तो एक तरीके से मान सकते हो ये क्या होती है, ये जो बाउंड्री होती है ये किसी को बिलोंग नहीं करती। अभी चाइना वाले केस में क्या हुआ कि LOC डिफाइंड है, LAC डिफाइंड है, उस LAC का एक पर्टिकुलर एरिया है, उसी में चाइनीज सोल्जर्स ने आके मतलब अपना हक जमाना शुरू कर दिया तो गड़बड़ हुई। तो जो LAC होती है वो किसी को बिलोंग नहीं करती, वो जगह खाली रखनी पड़ेगी। वो ना पाकिस्तान के पास है, ना हिंदुस्तान के पास है, ना इंडिया के पास है, ना चाइना के पास है, वो LAC। तो जीरो जो है ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, जीरो सेपरेट कर रहा है दोनों चीजों को। तो जीरो इज न्यूट्रल एज ही सेड, रुद्रांश ने सही बताया कि पॉजिटिव इस तरफ है, नेगेटिव इस तरफ है, बाउंड्री है जीरो। ठीक है, अब ये सारे जो रियल नंबर्स हैं, यहाँ पे क्या है रियल नंबर्स, कहां से कहां तक है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक सारे रियल नंबर्स हैं। अब अगर किसी ने कहा कि यहाँ पे कोई नंबर है, एक नंबर 4 है और एक नंबर यहाँ पे 5 है, 4 है और 5, तो 4 और 5 का हम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस इंटरवल को, 4 से 5 वाले इंटरवल को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कहीं पे अगर डॉट लिखा हो, डॉट का मतलब होता है इंक्लूडेड, और सर्कल विद डॉट का मतलब होगा नॉट इंक्लूडेड। तो अगर मैंने यहाँ पे ये 4 है, ये 5 है, यहाँ पे डॉट लगाया और यहाँ पे सर्कल, यहाँ पे सर्कल लगाया, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे सर्कल लगाया, यहाँ पे सर्कल, यहाँ पे डॉट लगाया और यहाँ पे भी डॉट। तो इस इंटरवल में 4 है, 4 से 5 के बीच का सब कुछ है, 5 नहीं। इसमें 4 नहीं है, 4 से 5 के बीच का सब कुछ है और 5 है। इसमें 4 नहीं है, 4 से 5 के बीच का सब कुछ है, 5 नहीं है। इसमें 4 भी है, 4 से 5 के बीच का सब कुछ है और 5 भी है। इंक्लूडेड एंड नॉट इंक्लूडेड, सम्मिलित किया गया है, सम्मिलित नहीं किया गया। तो यहाँ पे 4 से 5 तक का इंटरवल है। अगर मैंने यहाँ पे डॉट लगाया, यहाँ पे सर्कल बनाया, इसमें 4 है, 5 नहीं, इसमें 4 नहीं है, 5 है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 4 है, 5 है। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हाउ डू आई रिप्रेजेंट दिस इन इंटरवल फॉर्म, हाउ डू आई राइट इट इन इंटरवल फॉर्म। ये जो साइन मैं बार बार लिख रहा हूँ, ये 3 बार लिखता हूँ, ये साइन है इक्विवेलेंस का। दिस इज इक्विवेलेंस। इक्वल अलग होता है, इक्विवेलेंट अलग होता है। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू क्लोज्ड एट 4, ओपन एट 5, open at 4, closed at 5, open at 4, open at 5, closed at 4, closed at 5। ये जो ऐसा सिंपल इंटरवल है इसे कहते हैं ओपन इंटरवल, और जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है ऐसा, इसे कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। Simple bracket is called open interval. A square bracket is called closed interval. ये जो ग्राफ्स के लिए इतनी जो बेसिक नॉलेज है जो मैं आज बता रहा हूँ, ये सब बच्चों के लिए रिक्वायर्ड है, फिर वो भले मैथमेटिकल बैकग्राउंड से हो या वो बायोलॉजी बैकग्राउंड से हो,
क्योंकि दोनों ही डिसिप्लिन में आपको फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी। फिजिक्स में आपको ग्राफ्स पढ़ने पड़ेंगे। ग्राफ्स में आपको समझ में आना चाहिए कि डोमेन का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। उसमें फिर आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरवल्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरवल्स के लिए आपको रियल नंबर लाइन का पता होना चाहिए। तो ओपन इंटरवल मतलब एक ऐसा इंटरवल होता है जिसमें उस इंटरवल के बीच की सारी वैल्यूज होती हैं, लेकिन एंड पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करते। जैसे यहाँ पर हमने 4 से 5 तक लिया, इसमें 4 नहीं है, 5 नहीं है, 4 से 5 के बीच की सारी वैल्यूज है। क्लोज्ड इंटरवल मतलब 4 भी है, 5 भी है, और 4 से 5 के बीच की सारी वैल्यूज भी। दिस इज ओपन इंटरवल, दिस इज क्लोज्ड इंटरवल। These two are semi-open या semi-closed interval। इन दोनों को क्या बोलेंगे? Semi-open या semi-closed, क्योंकि ये यहाँ पे closed है, यहाँ पे open है, यहाँ पे open है, यहाँ पे closed है। ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ? Why I am telling you? अभी मैं पूरी रियल नंबर लाइन को एक्सप्रेस करना चाहूंगा, सारे नंबर्स को एक साथ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रियल नंबर लाइन मतलब आर। ये पूरे सेट ऑफ रियल नंबर्स है। आर क्या कहलाता है? सेट ऑफ रियल नंबर्स इज इक्विवेलेंट टू माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट। दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसमें कहां से कहां तक नंबर्स हैं? माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक। यहाँ पे भी ओपन इंटरवल लगेगा, यहाँ पे भी ओपन इंटरवल लगेगा। क्यों ओपन इंटरवल लग रहा है? क्योंकि इंफिनिटी इतनी दूर है कि आप उसको कभी भी इंक्लूड नहीं कर सकते, वहां तक आप कभी पहुंच ही नहीं सकते, तो इंक्लूड कैसे करोगे? सिमिलरली माइनस इंफिनिटी भी इतना दूर है कि आप कभी वहां तक पहुंच नहीं सकते, कभी पहुंचोगे नहीं तो आप उसको इंक्लूड नहीं कर सकते, इसलिए दोनों जगह ओपन इंटरवल है। R is set of real numbers. This is set of all real numbers. कहां से कहां तक होते हैं रियल नंबर्स? माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट। माइनस इंफिनिटी पे भी ओपन इंटरवल, प्लस इंफिनिटी पे भी ओपन इंटरवल। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा सौरभ चौधरी, अगर मैं ऐसा लिख दूं कर्ली ब्रैकेट 4,5, तो आपके हिसाब से इसमें इस इंटरवल में कौन कौन सी वैल्यूज हैं? सर 4 and 5। हाँ, ओनली 2 वैल्यूज। ये कैसा ब्रैकेट कहलाता है? सेट ब्रैकेट कहलाता है। इसमें सिर्फ वही वैल्यूज होती हैं जो इसके अंदर लिखी होती हैं। तो दिस इज कॉल्ड सेट ब्रैकेट और एलिमेंटल ब्रैकेट। सेट ब्रैकेट और एलिमेंटल ब्रैकेट, और इसमें सिर्फ 2 ही वैल्यूज हैं, 4 and 5। तो अगर किसी को ये समझना हो कि ओपन, क्लोज और इसमें आपस में रिलेशन क्या है, तो कोई आराम से ऐसे लिख सकता है, someone can write like this, कि अगर ओपन इंटरवल 4,5 में कर्ली ब्रैकेट 4,5 को जोड़ दिया जाए तो आपको मिल जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट 4,5। ओपन इंटरवल में अगर आप एंड पॉइंट्स इसको प्रोवाइड कर दो तो ये बन जाएगा क्लोज्ड इंटरवल। इसमें ऐसा क्या है जो, इसमें ऐसा क्या एक्स्ट्रा है जो इसमें नहीं है? एंड पॉइंट्स। तो आपने एंड पॉइंट्स दे दिए, यहाँ पे जाके लग गया, यहाँ पे जाके लग गया, ये बन गया क्लोज्ड इंटरवल। कर ले नोट डाउन। अगर किसी को कुछ समझ में ना आ रहा हो तो पूछ लो। Anyone wants to ask anything? सर सेट ब्रैकेट के बारे में पूछना था। सेट ब्रैकेट में जैसे आपने सेट थ्योरी थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, मतलब क्लास 10 तक सेट का भी होता है कि A is a set X such that X is multiple of 4, is a multiple of 4। या फिर ऐसा होता है कि A बराबर किसी ने अगर ऐसा लिख दिया 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब ये होता है कि A में सिर्फ ये ही एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं।
इसका मतलब ये होता है कि x इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 12 सारे नंबर्स आ जाएंगे। तो सेट ब्रैकेट का मतलब है कि उसके अंदर जो भी लिखा होता है, जो भी एलिमेंट्स लिखे होते हैं वो सारे उस सेट के अंदर होते हैं। तो यहाँ पर अगर ये लिखा है तो इसमें ओनली 2 एलिमेंट्स आर देयर, ओनली 2 एलिमेंट्स। और अगर किसी ने ऐसे लिख दिया 1 2 3 तो इसमें सिर्फ 3 ही एलिमेंट है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लिख दिया तो इसमें 6 एलिमेंट्स है। अगर किसी ने लिख दिया A B C D तो इसमें सिर्फ 4 अल्फाबेट्स हैं। किसी ने लिख दिया राम श्याम घनश्याम तो 3 नाम है। किसी ने लिख दिया भारत श्रीलंका इंग्लैंड जापान बांग्लादेश तो 5 देश है। तो सेट ब्रैकेट का मतलब है उसके अंदर जो एलिमेंट लिखे हुए हैं वही उस सेट में है। इज दिस क्लियर रुद्रांश? यस सर, क्लियर। ठीक है। तो यहाँ इसके माध्यम से मैंने आपको बताया है कि 4 to 5 इंटरवल अगर हमें लिखना है तो हम 4 तरीके से लिख सकते हैं कि भाई क्लोज्ड इंटरवल भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है, ओपन एट 4, क्लोज्ड एट 5, क्लोज्ड एट 4, ओपन एट 5। चारों में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। एनी ऑफ द 4 पॉसिबिलिटी कैन टेक प्लेस। अब हम वापस आते हैं इस पे, या वापस आने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में और बात कर लेते हैं, फिर वापस इस पे आएंगे। रुद्रांश है सौरभ के साथ, मुझे लगता है डेटा पैक खत्म हो गया होगा, उन्होंने थ्रू आउट वीडियो ऑन कर रखा था। प्रेम सर क्लास में है क्या? आ गए, फिर से आ गए सौरभ, सौरभ चौधरी। अब तो सौरभ चौधरी भी लिखा हुआ आ रहा है। सौरभ इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? फिर एनीवे तो सब बच्चे देख लें कि 0 के आगे वाले सारे रियल नंबर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव। उनको इनइक्वालिटी फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? x ग्रेटर देन 0। और उनको इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 टू इनफाइनाइट। सिमिलरली नेगेटिव रियल को कैसे लिखते हैं? x लेस देन 0। इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? माइनस इनफिनिटी टू 0 ओपन। ठीक है। और ऑल इसको क्या बोल सकते हैं? r पॉजिटिव भी बोलते हैं, पॉजिटिव रियल। पॉजिटिव रियल इज दिस and negative real is this. Or R is what? R is minus infinite to plus infinite. All real numbers, positive real numbers, negative real numbers.
ऑल रियल, पॉजिटिव रियल, नेगेटिव। ऑल रियल नंबर्स माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होते हैं। अब हम वापस जा रहे हैं उस चीज के पास, कौन सी चीज? हमारा ग्राफ था किसका? y बराबर x का। अब मेरा क्वेश्चन है ये जागृति से। Yes, sir. जागृति, कैन यू टेल मी द डोमेन एंड रेंज ऑफ y इक्वल टू x? सर डोमेन मतलब जो हम x की वैल्यू पुट करेंगे, जैसे कि 1 2 3 -1 -2 -3 और 0। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू यू अगर ये ग्राफ है मेरा y इक्वल टू x का, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ड्रॉ करके बताया था, अगर मैं एक डेफिनेशन ये लगाऊं कि इसके हर पॉइंट से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, इफ आई ड्रॉप द परपेंडिकुलर फ्रॉम ईच पॉइंट ऑन दिस, तो आपको क्या लगता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो होंगे उनका कलेक्शन क्या होगा? सर डोमेन। हाँ डोमेन, लेकिन डोमेन से मतलब फिर डोमेन वो सेट, कौन सा सेट आएगा, उसमें कौन कौन सी वैल्यूज होंगी? सर उसमें रियल नंबर्स होंगे। सही बात, आप कह सकती हो कि उसमें पूरे ऑल सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सारे रियल नंबर आ जाएंगे कि नहीं आएंगे? यस सर। इसीलिए कहेंगे कि इसकी डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स या फिर आर, कैपिटल आर। डोमेन इस फंक्शन की क्या होगी? ऑल रियल नंबर्स। व्हाट अबाउट रेंज? अब बताएंगी मेघना बताएंगी हमें। मेघना बताओ इसकी रेंज क्या होगी? सर रेंज भी सर ऑल रियल नंबर्स होंगे। वेरी नाइस, मतलब यही होगा, क्योंकि मतलब क्या होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे जब y एक्सिस पे, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूरी y एक्सिस आ जाएगी, कहां से कहां तक? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। तो रेंज विल आल्सो बी ऑल रियल नंबर्स y इज इक्वल टू x के केस में। हाँ भाई रुद्रांश, समझ में आ रहा है या नहीं? आ रहा है सर। कि डोमेन और रेंज कैसे ऑल रियल नंबर हो जाएगी, राइट? आ गया सर। अगर ये y बराबर x का ग्राफ है, तो मुझसे कहे y बराबर 2x का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो y है उसका दुगना करना है। तो ये जितना y है उसका दुगना, 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 जितना है उसका दुगना, जितना है उसका ट्वाइस, जितना है उसका ट्वाइस। तो मैंने उसका कर दिया दुगना, ट्वाइस। तो मुझे जो ग्राफ मिलेगा, माय ग्राफ विल लुक लाइक y is equal to 2x will be a graph of this type. ये y is equal to 2x का ग्राफ। तो बताओ रुद्रांश, इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी y बराबर 2x की? y बराबर सर रेंज बताना है। डोमेन और रेंज दोनों बतानी है। अच्छा अगर y सर ये तो हम हाँ सर y आएगा x का डबल आएगा, जो भी x लेंगे हम। हाँ तो x का डबल आएगा। तो जैसे हमने कहा था कि इसकी अगर डोमेन निकाली थी तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लिए थे सारे, ठीक है? हाँ x एक्सिस पे उनका कलेक्शन कहते हैं डोमेन, y एक्सिस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लिए उसको कहते हैं रेंज। तो आपको क्या लगता है ये जो ऑरेंज लाइन बनाएंगे, जो y बराबर 2x है, यहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालेंगे तो पूरी x एक्सिस कवर होगी या नहीं होगी? हो जाएगी। हो जाएगी सर। इसलिए इसकी भी डोमेन ऑल रियल नंबर्स है, इसकी भी रेंज ऑल रियल नंबर्स है। फॉर दैट मैटर अगर कोई आपसे कहे ग्राफ बनाओ y बराबर x अपॉन 2 का, तो x का आधा आधा आधा, इसका आधा आधा, हाफ, तो y बराबर x अपॉन 2 की जो ग्राफ होगी वो होगी ऐसी। मेघना, तो y बराबर x अपॉन 2 की डोमेन और रेंज क्या होगी? सर ऑल रियल नंबर्स। हाँ ये भी ऑल रियल नंबर्स ही होगी। सब बच्चे नोट डाउन कर लें तीनों ग्राफ को, y बराबर x, y बराबर 2x,
y बराबर x by 2। वैसे तो मैंने ग्राफिकली बता दिया कि 2x का ग्राफ कैसे आया x by 2 का। आप अगर बनाना चाहो तो x वर्सेस y करके भी बना सकते हो कि आप टेबल बना लो -3 -2 -1 0 1 2 3 और आप x वर्सेस y एक और टेबल बना लो -3 -2 -1 0 1 2 3। यहाँ पे ट्वाइस करोगे तो -6 -4 -2 0 2 4 6। यहाँ पे हाफ करोगे तो -3/2 -2/2 -1/2 0/2 1/2 2/2 3/2। तो उससे जो वैल्यूज आएंगी वो क्या वैल्यूज आएंगी आपकी, माइनस का 1.5 माइनस का 0.5 0 0.5 1 एंड 1.5। आप सब लोग ग्राफ ड्रॉ करो y बराबर -x का और इसकी डोमेन और रेंज निकालो। y बराबर -x का ग्राफ ड्रॉ करना है और इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है। हाँ भाई, y बराबर -x। सौरभ चौधरी क्या निकाली आपने डोमेन? जागृति यस सर। डोमेन एंड रेंज y बराबर -x। सर डोमेन रियल नंबर ही आएगा हाँ और वैल्यूज रखी थी मैंने -1 -2 -3 0 1 2 3। हाँ तो सर उससे नेगेटिव मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस और फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ गया है। फोर्थ में गया है और सेकंड में भी गया। सेकंड में। हाँ तो डोमेन आपने ऑल रियल बताया है, आपके हिसाब से रेंज क्या होगी? सर रेंज भी वही है जो डोमेन है, वो उसका नेगेटिव है रेंज भी ऑल रियल नंबर्स ही होगी। ये y बराबर -x का ग्राफ है और जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे x एक्सिस पे तो भी x एक्सिस पूरी कवर हो जाएगी, तो ऑल रियल नंबर्स आ गए। सिमिलरली अगर आप y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तब भी पूरी एक्सिस आ जाएगी, फुल एक्सिस -∞ से लेके +∞ तक। हाँ भाई रुद्रांश, आपने ग्राफ बनाया या नहीं बनाया y बराबर -x का? ग्राफ आपका ये बना कि नहीं बना? सर आवाज नहीं। 0,0 ऐसा बना कि सर सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में?
हाँ सर ऐसा ही था। हाँ, तो ये ग्राफ है y बराबर माइनस एक्स का, डोमेन और रेंज ऑल रियल नंबर्स ही रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम y बराबर एक्स स्क्वायर की। y बराबर एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे और इसकी डोमेन और रेंज निकालेंगे। अभी तक इससे पहले जो हमने चारों ग्राफ ड्रॉ किए हैं, y बराबर एक्स हो, y बराबर 2x हो, y बराबर x अपॉन 2 या y बराबर माइनस एक्स, चारों का जो ग्राफ आया है वो स्ट्रेट लाइन आया है। इसके केस में पहली बार ऐसा होगा कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, कर्व आएगा। वो कर्व शेप में कैसा लगेगा वो आपको बिंदुओं को जोड़ के पता लगेगा। आप लोगों ने देखा होगा, हमारे टाइम में तो बचपन में आता था न्यूज़पेपर में, डॉट्स को जोड़ें और देखें कौन सा पक्षी आराम कर रहा है या कौन सी चिड़िया बन रही है, एक दो बिंदुओं को जोड़ के बना देते। तो उसी तरीके से यहाँ पर होगा। तो इसमें y वर्सेस x का अगर टेबल बनाएंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इसका x स्क्वायर करेंगे तो 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9 होगा। एक, दो, तीन, -1, -2, -3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0,0, 1,1, 2,4, 3,9, -1,1, -2,4, 3,9. So the graph is going to look like something like this. Is called parabola. What is this called? Parabola. और points कौन-कौन से आए थे हमारे पास? What are the points that we got? ये था -3,9, ये था -2,4, ये था -1,1, ये था 0,0, ये था 1,1, ये था 2,4, ये था 3,9। ये सारे पॉइंट्स हमने डिनोट किया। ये 1,1 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, -1, -2, -3, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। हाँ भाई रुद्रांश, डोमेन क्या होगी? डोमेन सर डोमेन सर रियल नंबर ही होंगे, और रेंज वो भी रियल नंबर होंगे सर। पर सर रेंज होगा वो डोमेन के स्क्वायर के बराबर होगा। रियल नंबर तो नहीं होंगे। अब आप अगर मान लो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे सर तो 0 से छोटे वाले नंबर आएंगे क्या? ये नंबर तो नहीं आएंगे, यहाँ वाले तो। हाँ तो रेंज तो यहाँ 0 से लेके इनफाइनाइट तक होगी कि नहीं होगी? हाँ सर पॉजिटिव आएंगे। पॉजिटिव नहीं होता, इसको कहते हैं नॉन नेगेटिव। देखो एक नई चीज बता दूं आप लोगों को, 0 होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है, राइट? अगर कोई ये बोलेगा तो ये तो पॉजिटिव है, अगर कोई ये बोलेगा क्लोज्ड इंटरवल 0 टू इनफाइनाइट, मतलब इसमें दोनों कंबाइन है, तो ये नेगेटिव नहीं है, ये कहलाता है पॉजिटिव, ये कहलाता है नॉन नेगेटिव। ये पॉजिटिव है 0 से इनफाइनाइट, ये कहलाता है नॉन नेगेटिव। तो इसकी जो रेंज है ये है 0 टू इनफाइनाइट। दिस इज कॉल्ड नॉन नेगेटिव real number. Domain all real numbers, range is non-negative real numbers. सर डिफरेंस क्या है इसमें? इसमें 0 है और इसमें 0 नहीं। सर 0 को काउंट करेंगे तो नॉन नेगेटिव है। हाँ, मतलब 0 को ले लिया तो आपने किसको छोड़ दिया? नेगेटिव को छोड़ दिया।
नेगेटिव को छोड़ दिया मतलब आपका नाम हो गया नॉन नेगेटिव। ओके जो नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव के अलावा वाला। जब आपने जीरो के आगे का लिया था उसका नाम था पॉजिटिव। जब नेगेटिव को छोड़ दिया, जीरो और पॉजिटिव को ले लिया, उसका नाम हो गया नॉन नेगेटिव। तो यहाँ पे जीरो ले लिया। हाँ भाई सौरभ, समझ में आ रहा है? यस सर। चलो मेघना, यस सर। एनीथिंग यू वांट टू आस्क फ्रॉम द लेक्चर? जो भी लेक्चर में डिस्कस हुआ है, जो भी कराया हमने, नो सर। आ रहा है अच्छे से समझ में? जागृति, आपको कुछ पूछना हो, कोई डाउट? सर वो जो आपने 0 0 कोऑर्डिनेट लिए थे, अगर हम वो नहीं लेते तो सर वो वाई एक्सिस को कट करता पैराबोला। अच्छा, तो सर मतलब कंपलसरी था उसे लेना या फिर? देखो डोमेन का मतलब ये होता है x की वो सारी वैल्यूज जिनको fx के एक्सप्रेशन में रखा जा सकता है और fx की कोई वैल्यू निकाली जा सकती है। तो अगर आप ये कहोगे कि मेरे को जीरो को नहीं रखना यहाँ पे, तो ये आपकी चॉइस पे नहीं है। ये है कि जो इसका स्ट्रक्चर है कौन सी वैल्यूज को अलाउ कर रहा है। तो ये जीरो को रखने से मना नहीं कर रहा है। तो अगर ये जीरो की मना नहीं कर रहा तो आप अपनी तरफ से नहीं हटा सकते जीरो को। नहीं, मेरा मन नहीं है जीरो रखने का, तो जीरो इसकी डोमेन में नहीं है। अगर y की जगह 1/x होता तब यहाँ पे जीरो नहीं रखा जा सकता था, क्योंकि 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाता। इंफिनिटी। आ रही है बात समझ में? अगर y बराबर √x होता तो यहाँ पे जीरो से छोटी वैल्यू नहीं रखी जा सकती थी, यहाँ पे नेगेटिव नहीं रख सकते थे। अगर कोई पूछेगा इसकी डोमेन क्या है, तो ऑल रियल नंबर्स में से जीरो घटा दो। सारे रियल नंबर अलाउड है लेकिन जीरो अलाउड नहीं। कोई पूछेगा इसकी डोमेन क्या है, तो इसकी डोमेन होगी क्लोज इंटरवल जीरो से लेके इनफाइनाइट। ये मतलब जीरो या जीरो के आगे के नंबर ले लो। तो डोमेन ऐसी चीज नहीं है हम डिसाइड करते हैं, डोमेन फंक्शन का स्ट्रक्चर डिसाइड करता है। फंक्शन जिस तरीके का है, ये कह रहा है कि जीरो नहीं होना चाहिए x, ये कह रहा है कि x नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं, इसका स्ट्रक्चर डिसाइड करता है कि कौन सी वैल्यू रखी जाएगी कौन सी नहीं। ओके सर। तो एक्स स्क्वायर तो कुछ मना ही नहीं कर रहा, एक्स तो कह रहा है, एक्स स्क्वायर कह रहा है सारे रियल नंबर रख दो। तो अगर वो सारे रियल नंबर रखवा रहा है तो उसके बेसिस पे वैल्यूज कौन सी आ रही है? पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव रियल आ रही है। आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये होमवर्क, इन दोनों के ग्राफ्स आपको होमवर्क में ड्रॉ करने हैं और डोमेन और रेंज निकालने। डोमेन तो मैंने बताई, रेंज निकालनी। 1/x और √x आप लोग होमवर्क में करो। रुद्रांश, आपके ज्वाइन करने से पहले हमने बताया था आप सबको क्लास वर्क, होमवर्क और इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटबुक, या इसको कह सकते हैं रिवीजन कॉपी, रिवीजन कॉपी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ऐसे 9 रजिस्टर्स बनाने, 9 रजिस्टर्स। यहाँ पे बायोलॉजी या बायोलॉजी, अगर बायोलॉजी ग्रुप से हैं तो, लेकिन ऐसे करके 9 रजिस्टर बनाने, और रजिस्टर की जो क्वालिटी है वो बढ़िया अच्छे वाइट पेपर होने चाहिए, प्रॉपर वाइट पेपर, रफ पेपर का क्वालिटी ना हो रजिस्टर का। पापा से कह देना बढ़िया रजिस्टर ला के दो, बिल्कुल दुर्गा चंद प्रसाद कागजी से, जो छत्ता बाजार में। यस, स्टैंडर्ड, ठीक है ना? चलो, ऑल द बेस्ट बेटा। अगली क्लास के बारे में सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। मेहनत करें, अच्छे से पढ़ाई करें, सारे सब्जेक्ट की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ये पहली आज की इंट्रोडक्टरी क्लास थी। मेहनत बहुत करनी है। एवरी डे थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जरूर करें, 15-20 मिनट्स मेडिटेशन करें, जिससे कि थोड़ा सा ब्लड फ्लो अच्छा बना रहे बॉडी में, हेल्दी रहें। स्लीप प्रॉपर करें, मतलब ईट एंड स्लीप प्रॉपरली। ऑल द बेस्ट।